हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ मैं। इस मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको बताना है इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, उन एक्स्ट्रा फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको नोट करते हुए चलिएगा। और कुछ कॉमन, बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, उनको मैं अवॉइड करूँगा। तो ऐसा मत कहिएगा सर ये कॉमन क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मैं जानबूझ के अवॉइड करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो जल्दी से बता दीजिए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कब स्थापना हुई थी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। याद रखिएगा कब हुई थी, 1936 के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कहाँ कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो ये लखनऊ अधिवेशन था और 1936 में हुई। तो हमसे पूछा गया कि उनके जो प्रथम महासचिव थे तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था एन जी रंगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन जी रंगा जो है वो महासचिव थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है वो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यक्ष पूछ ले तो मैं बता देता हूँ, उसका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, यदि अध्यक्ष का आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अध्यक्ष का, तो ये हो जाएगा, रुकिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, दोबारा से। ओके, अध्यक्ष जो है उनका नाम था सहजानंद सरस्वती। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, या नोट कर लीजिएगा, सरस्वती। ठीक है, तो ये कौन थे? ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और पहले महासचिव की मैंने बता ही दिया, एन जी रंगा थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन बोल सकते हो कि एग्जामिनर को जब क्वेश्चन को ऐसा देना होता है कि बच्चा कर ही ना पाए, तब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है जानबूझ के एग्जामिनर की तरफ से। उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है जो आपको जो है वो फ्रस्ट्रेट ना करता हो, मतलब सॉरी फ्रस्ट्रेट करता हो कि ये क्या पूछ लिया, वो वाला। ठीक है, तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ और इसको आप रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मोहन घोष। ठीक है, तो आपको ये मैं बता दूं कि ये हुआ था 1903 के अंदर। ये कब हुआ था? 1903, 19वां जो सत्र है वो 1903 में हुआ था। ठीक है, ये 1903 में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को जो बता देता हूँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल ही कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो आपको भी पता होगा कि स्थापना कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, आपको भी पता है। ये सारे बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है। और कहाँ पे हुआ था, मतलब जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था और स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि कितने डेलीगेट्स थे, कितने प्रतिनिधि थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो मैं बता दूं कि जो अधिवेशन था, सॉरी, जब उसकी स्थापना की गई थी तो 72 डेलीगेट थे, मतलब 72 जो प्रतिनिधि थे। इसमें जो कन्फ्यूज़ क्या होता है, 72 और 78 में होता है। ठीक है, अब ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। दांडी मार्च में जो दांडी यात्रा थी उसमें जो है वो महात्मा गांधी के साथ जितने, मतलब महात्मा गांधी ने कितने लोगों के साथ या कितने मतलब मान सकते हो अपने लोगों के साथ जो है वो यात्रा प्रारंभ की थी, ये क्वेश्चन। और यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तब कितने लोग थे, ये दोनों बिल्कुल ही कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कितने थे? 72 थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। और 78 जो है वो दांडी यात्रा में कितने लोग थे? 78 लोग थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए सबसे जो पहले हुआ था वो कम हुआ था, मतलब 1885 पहले आ गया था और दांडी मार्च हुआ था 1930 के आसपास। तो आप मान सकते हो ये 1930 बाद में है, तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स जो है वो मैं बता देता हूँ। हमने बात कर ली कि 1885 में स्थापना, व्योमेश चंद्र बनर्जी की वगैरह की बात कर ली। अब एक पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, उनका जो पहले कांग्रेस के जो सचिव थे वो कौन थे? तो उनका नाम था व्योम ए ओ हयूम ने ही, आपको पता है, स्थापना की थी, तो वही सचिव थे उस समय।
और एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला जो जब स्थापना हुई थी और जो हमारा अधिवेशन पहला हुआ था, तो उसमें जो है वो कौन उपस्थित, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित थे कि नहीं थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय उसमें उपस्थित नहीं थे। ये हो गए माने प्रथम जो है वो अधिवेशन की बात कर ली। अब दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, 1885 में पहला हुआ था। देखिए 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपको भी पता है हर साल होते थे, तो 1886 में हुआ था। अब पूछा क्या जाता है कि 1886, 87, 88 मतलब जो पहले के चार थे उनमें अध्यक्ष पूछा जाता है और वो कहाँ पे हुआ था और किस ईयर में हुआ था, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बता देता हूँ 1886 में हुआ था, यानी दूसरे साल जो दूसरा अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन वो हुआ था 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, याद रखिएगा कलकत्ता, याद रखिएगा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। दूसरे अधिवेशन में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, और पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तीसरे अधिवेशन में कौन थे? आपको भी पता है कि 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा, और 87 में 1887 के अंदर तीसरा हो जाएगा, तीसरा अधिवेशन हो जाएगा। अब बताना कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो मैं बता देता हूँ 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है, और अध्यक्ष जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो क्या थे? उनके अध्यक्ष थे। ये तीन हो गए। अब चौथा भी पूछा जाता है कि चौथा जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो आपको पता है कि 85, 86, 87 और 88 में होना है, 4 साल बाद। तो ये हो गया 1888 में चौथा अधिवेशन होता है, ठीक है, 1888 में हो गया। अब कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। और एकमात्र अंग्रेज जो है वो प्रथम अंग्रेज जो है वो इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इलाहाबाद में होता है, और उनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले उनके अध्यक्ष बने थे 1888 में, इलाहाबाद में जो हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सारे के सारे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, जो अधिवेशन का अलग से एक चैप्टर में लेकर आ जाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे 1890 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, 1890 की। तो 1890 में क्या हुआ था? किन्होंने किया था 1890 में? अध्यक्षता जो की थी, याद रखिएगा, वो की थी आपकी फिरोज शाह मेहता ने। किन्होंने किया था? फिरोज शाह मेहता ने की थी। और इतना ही मतलब मान के चलिए, इतने ही। हाँ एक चीज़ और है, फिरोज शाह मेहता ने की थी। और कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। एक चीज़ और पॉइंट कर लीजिएगा, जो 1890, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कि क्यों पूछा जाता है। तो उस समय क्या हुआ था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो प्रथम महिला स्नातक थी, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक, उनका नाम था कादम्बिनी गंगुली, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को संबोधित किया था। कब किया था? 1890 में। 1890 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। उसमें क्या किया था? कादम्बिनी गांगुली, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी, उन्होंने संबोधित किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, देखिएगा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको जो है वो नोट करवा देता हूँ कि इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1800, देखिएगा 1896 का, आप देख लीजिए 1896 का, ठीक है। 1896 में अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था, 1896 में जो कहाँ हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था, सबसे ज़्यादा कलकत्ता में हुए हैं, कलकत्ता में। कब हुआ था? 1896 में, 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सैनी। क्या नाम है? रहमतुल्ला सैनी, नोट कर लीजिए, रहमतुल्ला सैनी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। मतलब कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, वो हुआ था 1896 में, यानी 1896 में। और अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सैनी, ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, एक्चुअल में तो मैं पहले भी आपको बता दिया कि अलग से मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन कुछ है जो बार बार बताने से क्या होता है, जितनी बार आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे उतनी बार ज़्यादा ही ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1905 की, ठीक है, 1905 की। 1905 का जो अधिवेशन है वो हुआ था आपका बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब आपसे पूछा भी जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कब अध्यक्ष बने थे? तो 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो बंग भंग, यानी 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो उसका विरोध या उसकी आलोचना करने के लिए जो है वो ये अधिवेशन बुलाया गया था, या ये अधिवेशन उसको, इसमें आज इस अधिवेशन में बंग भंग की, यानी जो बंगाल विभाजन किया था उसकी आलोचना की गई थी, ठीक है। और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। मतलब देश का अपनी चीज़ों को अपनाना है और बाकी उनकी जो अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं उनको बहिष्कार करना है, इस चीज़ को समर्थन दिया गया था। ओके, ये नोट कर लीजिएगा।
इसके अलावा सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो है वो अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये बनी थी 1917 में, याद रखिएगा, सॉरी 1917 नोट कर लीजिए, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, 1917 में। तो उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट थी। और कहाँ हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन था, इसलिए पहली महिला एनी बेसेंट थी। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछा है प्रथम भारतीय महिला नहीं थी ये आयरिश लेडी थी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है आयरिश लेडी थी, और ये भारतीय महिला नहीं थी। यदि पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो उनका 1925 में किया था, आपको पता होगा 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, और वहाँ किया था सरोजिनी नायडू ने, आपको पता भी होगा यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी तो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको नोट करवा दी हैं। और यदि आपको इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, यदि मैं 100 के आसपास आपको क्लासेस करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे, जवाहरलाल नेहरू का जन्म में हुआ था। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, और आई थिंक 17 साल तक, यानी 17 बार इन्होंने जो है वो झंडा फहराया था। ऑलमोस्ट 17 साल, मतलब 16 साल कुछ अच्छे 8-9 महीने के आसपास रहे थे वो लोग, हो सकता है ज़्यादा भी रहे हो। तो 17 बार जो है उन्होंने झंडा फहराया था हमारे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो रहे हैं, और इनके इनके बाद में जो है वो 16 बार फहराया था इंदिरा गांधी ने, और 17 बार फहराया था इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो हम इनका तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसको याद कैसे रखना है। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की आपको जो है वो जन्म कब हुआ था, 1869 में हुआ था, ठीक है, 1869 में हुआ था। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट ये जो है जवाहरलाल नेहरू 20 साल छोटे थे, मतलब 20 साल छोटे थे किन से, महात्मा गांधी से, तो उनमें 20 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1889, याद रख लीजिएगा। और इनसे 2 साल छोटे थे आई थिंक हमारे जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका 1891 में हुआ था, जहाँ तक, यदि एक बार रीचेक कर लीजिएगा, लेकिन हाँ इनसे 2 साल छोटे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1891, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में मैं, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा यदि आपको डिटेल में बताने चला जाऊँगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और आपके लिए देखना भी बर्डन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं। तो ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें समझाने वाला है। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ये रट लीजिएगा और कुछ नहीं है, 2 से 3 बार देखोगे आराम से याद रह जाएगा, और आई थिंक मैं भी 2-3 बार आपको रिवाइज करवा ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। देखिए, 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन था। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो रिपीट होता रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से अपना राइट आंसर जो है वो सोच लीजिए, उसके बाद मैं अपना राइट आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, तो हैदराबाद आपको पता है ये जो रियासत थी हमारी, तो उस समय क्या हुआ था, जब हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो विलय विलय नहीं हो रहे थे, मतलब भारत में विलय नहीं हो रहे थे। आई थिंक वो या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे आई थिंक, या वो पाकिस्तान की तरफ, तो जहाँ मुझे याद है तो वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने 3 ऑप्शन दिया था, और जो प्रिंसली स्टेट थी यानी जो रियासतें थी उनको 3 दिया था, या तो आप भारत में मिल जाओ, या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रह जाओ। तो ये क्या हुआ, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो स्वतंत्र रहना चाहता था। तो उस समय क्या हुआ था, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने जो है वो ऑपरेशन पोलो चला करके, यानी पुलिस कार्रवाई, देखिए पुलिस कार्रवाई एक्चुअल में तो कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं थी। एक्चुअल में उस पुलिस की वर्दी के अंदर फौजी, वो फौजी मान सकते हो, सेना थी। तो उसमें ऑपरेशन पोलो चला के उस हैदराबाद को जो है वो मिलाया गया था, विलय किया गया था। तो उस समय बात करते हैं, वो जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उनका नाम क्या था, तो उसका नाम था उस्मान अली। क्या नाम था, उस्मान अली। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ ताकि आपको उस चीज़ों को थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ। यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो रिलेट कर पाओ, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता भी चला गया कि ऑपरेशन पोलो नाम की चीज़ भी कुछ चली थी हैदराबाद को मिलाने के लिए। तो ऐसा भी याद याद आपको रह सकता है। जूनागढ़ हो गया, जनमत संग्रह से मिलाया गया था, आपको याद होगा। और हमारा जम्मू कश्मीर था, ये तीनों थी जिनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, या फिर आधा जम्मू कश्मीर तो चला ही गया था वो ऐसे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में जाकर आकर शरण ली। जाकर नहीं, आकर होना चाहिए था, जाकर का आकर शरण ली। देखिए, दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में आकर शरण ली।
थी। तो ये एक जो है वो एक मान सकते हो संत वगैरह थे, और ये जो है वो आपके तिब्बत से थे, ठीक है, तिब्बत में थे। और तिब्बत से वो है वो जब चाइना ने अटैक वगैरह कर दिया था तो उस समय वो शरण भारत में शरण ली थी उन्होंने। तो ये जो है वो भारत में कब आए थे, तो ये 1959 में आए थे। और एक बुक जो है वो उनको काफ़ी बार पूछी जाती है, यदि आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या फिर सिंसियर स्टूडेंट है तो आपको पता भी होगा कि इन्होंने एक बुक ली थी, फ्रीडम इन एग्जाइल, एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल, ऐसा देखिएगा मैं लिख देता हूँ, सॉरी, फ्रीडम इन एक्साइल, एक्साइल। देखिए यहाँ पे अंगुली से लिखना पड़ रहा है, मेरे पास कुछ और कुछ है नहीं, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। देखिएगा जो भी आप दिख रहा है तो लिख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल तो दिया है आपको, ठीक है। ये प्रकाशित कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो ये हुई थी 1991 में। तो ये किसकी बुक है, तो ये दलाई लामा की बुक है, फ्रीडम इन एग्जाइल। और भारत में दलाई लामा कब आए थे, 1959 में आए थे। और एक और बुक है जो एक दो बार पूछी गई थी, इतनी ज़्यादा बार नहीं पूछी जाती है, तो चलो कोई नहीं, एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ, याद रहता है तो कोई बात नहीं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट और फ्रीडम इन एग्जाइल, ये दोनों बुक जो है वो दलाई लामा की है। वैसे तो काफ़ी बुक लिखी हैं, लेकिन जो एग्जाम में नहीं आती है उनको हम लोग क्यों ही पढ़ें, जो कभी कभार पूछी जाती हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यदि आपने पढ़ रखी है पॉलिटी तो आपको पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो जल्दी से सोच के बता दीजिए। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो ऐसा जो देखिए लोगों के कल्याण की बात जो की गई है, तो वो की गई थी अनुच्छेद 38 के अंदर। तो अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बना सकता है, या फिर उनको देखिए निर्देश दिए गए हैं, वो कोई बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है ना। आप उन कोर्ट वगैरह जा सकते हो यदि ऐसा कुछ है। राज्य का मतलब है संस्था से है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य का मतलब स्टेट है, स्टेट नहीं है। राज्य का मतलब ऐसी मतलब संस्था जिसमें जिनके कुछ खुद खुद से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है, ये आप मान के चलिएगा। अब देखिए इसके अलावा देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं है मैं बता देता हूँ। इसमें आर्टिकल 45 में किया गया है, कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और उनका जो स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक है, उनके पोषण वगैरह का। तो 6 वर्ष के कम बच्चे उनका जो शिक्षा वगैरह से रिलेटेड जो आर्टिकल 45 है। और इसके अलावा आर्टिकल 44 जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, मतलब ठीक है, समान नागरिक संहिता का उपबंध। और इसके अलावा जो है वो आर्टिकल 42 भी इसमें दिया हुआ है। तो आर्टिकल 42 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 42 जो है वो प्रसूति सहायता से, या फिर मतलब ऐसा मान सकते हो न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा उन प्रसूति सहायता के लिए मतलब राज्य को निर्देश देता है, मतलब स्टेट राज्य को नहीं, सॉरी, इसमें आप बोल सकते हो, हाँ सॉरी, राज्य को निर्देश देता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सारे के सारा टाइम यदि अभी यहीं पे हम लगा देंगे तो हमारा और टाइम भी खराब होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है। तो ये भी देख लीजिएगा, 39A जो है वो सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है। तो आपको पता है ये नीति निर्देशक तत्व है, ये के अंदर आता है। ये देखिए आर्टिकल 36 से लेके और जहाँ तक मुझे 51 तक ये जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 थी, जिसमें से देशी रियासतें जो थी उनका प्रतिनिधित्व कितना था। आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए, जिसमें से आपको बताना है कि संविधान सभा में कुल तो जो है 389 जो है वो रियासतें, सॉरी, पूरी सीटें थी। और उनमें से आपको बताना है कि उन सीटों में से रियासतों के जो सदस्य थे वो कितने थे, ठीक है, मतलब देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट जिनको बोलते हैं, राजा महाराजाओं से संबंधित, तो वो जो हैं वो कितने थे। तो ये आप याद रख लीजिएगा, 93 थे, 93 आए थे। और जो जहाँ पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन था और उसको क्या बोलते थे, अब देखिए ब्रिटिश भारत बोलते थे, जहाँ पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन था। तो उसमें अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन जहाँ पे था, वहाँ से जो ब्रिटिश भारत से आई थी, जो जितने मतलब मानस के सदस्य थे वो थे 296, याद रखिएगा 296। और जो प्रिंसली स्टेट से थे वो 93 थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जब भारत और पाकिस्तान अलग मतलब जो बंटवारा हो जाता है
तब हमारी संविधान सभा में कितने लोग बचते हैं। मतलब जैसे आप जो आप मान सकते हो कि मुस्लिम लीग अपने सदस्यों उससे तो कहाँ से देगी, जब उनका अलग से संविधान सभा वगैरह बाद में बना दिया गया था। तो भारत में जब बचे थे पाकिस्तान के अलग होने के बाद में, तो बचे थे 299। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब भारत हमसे अलग हो गया, सॉरी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, तो हमारे जो संविधान सभा में है वो कितने मेंबर बचे थे, तो ये बचे थे 299। ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब जो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है, या फिर कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। तो ये हमें डायरेक्ट आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में हम अलग से भी पढ़ लेंगे। और आज देखिए थोड़ा बहुत, चलो आर्टिकल 52 भी राष्ट्रपति के पद की बात करता है, और ये महाभियोग वगैरह की 61 की बात करते हैं। बाकी हम लोग एक दिन क्या करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसमें सारे के सारे आर्टिकल वगैरह और पूरे के पूरे मतलब जितने भी राष्ट्रपति आज तक बने हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। यदि क्वेश्चन वगैरह जो पूछा गया हो या आने वाला होगा उनके बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आप याद रख लीजिएगा कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पे है, कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। बस इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए ये अभ्यारण्यों से रिलेटेड भी एक वीडियो बन सकता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलग से यदि क्लासेस वगैरह लेके आनी है तो आप बताएंगे तभी तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है, और अलग से क्लास भी हम लोग कभी लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। भागीरथी, सॉरी ये नोट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, रुकिएगा। भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी के ऊपर, भागीरथी नदी पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है। तो ये इस तरह से जो डायरेक्ट पूछा है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको याद हमें करना पड़ेगा, मतलब 2-3 बार देखेंगे तो याद तो रह ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 260.5 मीटर। ठीक है, 260.5 मीटर जो वो ऊंचा है टिहरी बांध। देखिए अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो एक बार देख लिया और मुझे याद रह गया, या फिर एक बार मैंने कोई वीडियो देखा मुझे याद रहेगा, डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बुक्स भी पढ़ी होंगी, वीडियोज़ भी देखे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा अपना जितना जो मैंने सीखा है उसको मैंने यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL, CGL, MTS, हर एग्जाम में पूछा गया है, GD, SSC GD, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप अब तक तो रट लिया होगा आपने, यदि मतलब देख रहे होंगे, तो नहीं रटा है तो अब देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है, शेरछिप। शेरछिप इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेरछिप। रट लीजिएगा, शेरछिप जो है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, भारत का। और कौन से राज्य में आप बता सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ, मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पे है, मिजोरम में। मिजोरम का ये जो है वो जिला है। ठीक है, मिजोरम का जिला है शेरछिप। और इसकी जो साक्षरता दर है वो है 97.91। देख लीजिएगा कितनी है, 97.91%। देख लीजिए कितनी है, देख लो, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट 100 के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। मतलब किसे जो है वो निम्नलिखित में से किसको प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने इसको बताए थे और बताया भी था आपको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उनको भी मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको रिवाइज थोड़ा करवा देता हूँ। देखिएगा इसके बारे में तो मैं पहले बता देता हूँ, उभयचर कहा जाता है तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। अब बात करते हैं थैलोफाइटा को। तो थैलोफाइटा को जो सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, शैवाल को ही थैलोफाइटा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। एक बार नोट कर लीजिएगा, जो है वो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ये सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं।
अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा के दो एग्जाम्पल जनरली पूछे जाते हैं, मोस जिसको बोलते हैं फ्यूनेरिया, और एक होता है मार्केसिया। ठीक है, मोस और मार्केसिया ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल, ये सब मार्सिलिया। ठीक है, मार्केसिया नहीं, मार्सिलिया। मार्केसिया तो ब्रायोफाइटा का है और मार्सिलिया टेरिडोफाइटा का है, फर्न और मार्सिलिया। और हॉर्सटेल भी जो है वो टेरिडोफाइटा का है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए इसके और एग्जांपल में जिम्नोस्पर्म का बता देता हूँ, दो एग्जांपल्स। जैसे पाइनस हो गया, साइकस, ये जिम्नोस्पर्म के होते हैं, और एंजियोस्पर्म को तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, जिसमें बीज जो है वो उनके अंदर जो होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कहते हैं, सॉरी। तो ये आपको एग्जाम्पल पता ही होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया, स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वतंत्र भारत में अपना सॉरी पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है। हमें बताना है कि स्वतंत्रता के बाद में जो है वो हमारी हॉकी टीम ने जो है वो स्वर्ण पदक कब जीता था। तो ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो 1924 में जीता था, ये आपको पता, आपको सॉरी 1928 है या 4 है, प्रॉपर याद नहीं, 28 होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है, बाकी देख लीजिएगा। 1928 ही होगा, या फिर 4 नहीं है, 1928 में है। और जो स्वतंत्रता के बाद में जीता था वो जीता था 1948 के अंदर। ठीक है, 1948 के अंदर। ये कम एक बार देख लीजिएगा 1924 है या 28 है, ये एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मेरे दिमाग से फिलहाल निकल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिएगा। किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला जो है वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। और उन्होंने जो है वो कौन से खेल में, कब जो खेल हुए थे उनमें जीता था, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से सोच लीजिएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो। मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिडनी ओलंपिक खेल 2000। ठीक है, सिडनी के जो ओलंपिक खेल हुए थे सन 2000 में, उसमें जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो आपको बताना है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेश भूपति। महेश भूपति हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले जो है वो ग्रैंड स्लैम जीता था, टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। तो इनका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा नीरजा भनोट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह से यदि मतलब कोई भी मतलब मैं आपको पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ और शायद उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या फिर आपको लगता है कि कहीं मैंने जो है वो मिस्टेक कर दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उसको मैं। और वैसे भी मुझे लगेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता दूंगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।